हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल उपसा संयोजन रसायन के बारे में, और उस चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, तो शायद उसमें से भी किसी के आंसर आए नहीं। तो मुझे ये लगता है या तो आप लोग को आ नहीं रहा है या फिर आप लोग आंसर कर नहीं रहे। तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर दिया करें। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया था कि वीडियो आपको दोनों चैनल पे मिल रही है। एक अपना ये न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको मिल रहा है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि लक्ष्य एकेडमी पे भी आपका ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको बताई जा रही है वो उस पर अपलोड किए जा रहे हैं कल से। तो ध्यान रखें, और इसमें ये चीजें जो आपको जो क्वेश्चन दी जाती हैं उन्हें जरूर सॉल्व किया करें। इस जैसे कि आपको बताया गया अभी पिछले वीडियो में भी कि जो भी छात्र अगर पहले आंसर करते हैं उनका आंसर, उनका जो नाम होता है वो अगले वीडियो में अनाउंस किया जाता है। तो आप लोग अपनी एक्टिविटी इस पे शो करें तो बेटर रहेगा सबके लिए। तो हम उतनी सक्रियता से वीडियो यहाँ पे अपलोड करते चलेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था आपको उसके आंसर्स को लेकर के। पहला है हमारा यहाँ पे K2SO4 में सल्फर की पूछी गई थी। मैंने जो नियम बताए थे कल आपको, उसमें पोटेशियम जो कि क्षारीय धातु में आता है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दी +1 होती है। ठीक, तो देखिए K2SO4 में अगर मैं बात करूं आपसे, K2SO4 में S की अगर बात करनी है मुझे, तो देखिए पोटेशियम का मैंने आपको बताया +1 होता है। सल्फर आपने मान लिया इसको X हो गया, जिसका भी ज्ञात करना होता था। फिर यहाँ पे 4 - 2 ऑक्सीजन का, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक, तो अब आप देखिए इसको सरल करते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा, +X 4 - 2 -8 आया इक्वल 0। आपने इसको सरल किया, X - 6 = 0, X = +6, यानी कि इस यौगिक में सल्फर की जो ऑक्सीजन संख्या है वो +6 है ना। इस तरह से दूसरा जो आपका है वो देखिए KMnO4 वाला, KMnO4 में Mn की, तो देखिए इसमें भी पोटेशियम आपका आया है जो कि क्षारीय धातु में आपको बताया गया था। पोटेशियम का +1 होता है, फिर प्लस इसका आपने X मान लिया, फिर 4 × -2 = 0, चूंकि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो अब आप देखिए ये +1 X 4 × -2 = -8 होगा। आपका यहां मिल जाएगा X - 7 = 0, X = +7, यानी कि इस यौगिक में जो मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या आई वो कितनी, +7 आई। अगला जो आपका कंपाउंड था वो है K2Cr2O7 में Cr की बतानी है आपको। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं यहीं पे भी। 2 × +1 प्लस, देखिए यहां पे क्या है, 2x लिखेंगे क्योंकि Cr2 लिखा है और हमें एक ही परमाणु का बताना होता है, +7 × -2 = 0। आप जिसको सरल करते हैं +2 + 2x - 14 = 0, तो 2x - 12 = 0, 2x = +12, X = +12/2 मीन्स +6। इस कंपाउंड में भी आपको जो X की वैल्यू मिली, डेट मीन Cr का जो मान मिला वो +6 मिल गया। तो इस प्रकार से आप जो भी कंपाउंड आपको दिए जा रहे हैं उनमें आप आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं। ये रूल आपका जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है, हमने आपको बताया था कल भी कि इससे संबंधित आपको 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। इस चैप्टर से ओवरऑल 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका मिलता है इस बोर्ड एग्जाम में, उनमें 2 नंबर आते हैं आपके। तो आई होप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। कहीं अगर किसी को दिक्कत होती हो तो जरूर बताएगा। आगे देख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं इस पे, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आयन आपको दे दिया जाता है, तो आयनों का आप कैसे निकालेंगे। आयनों में कोई भी परमाणु होता है तो उसके आप
ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया CrO4 पर डबल नेगेटिव में Cr की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, चार्ज आ रहा है, तो हमें बताया क्या है भाई, जिसका मान निकालना है उसको आपने मान लिया x, तो क्रोमियम को आपने x मान लिया प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन का आपने बताया है कितना, -2 होता है सामान्य परिस्थिति में, तो 4 क्रॉस -2 हो गया, इज इक्वल टू इसके ऊपर जो चार्ज रखा है -2। क्लियर हो रही बात है ना सबको। तो अब इसको सॉल्व करिए, अगर इसके ऊपर +2 होता तो +2 लगा देते, -2 है इसलिए -2 लगा दिया, कोई चार्ज नहीं होता तो हम लोग 0 लगा देते, पीछे दिखाया मैंने आपको ना। चलिए देखते हैं इसको, x फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8, प्रशांतर किया आपने इसको तो क्या वैल्यू मिल गई आपको, +6। यानी कि इस आयन में जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी मिलेगी, +6 मिलेगी। बातें क्लियर हो रही सबको। चलिए फिर आगे देखते हैं, ऐसे ही एक पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, NH4 पॉजिटिव में N की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए NH4 पॉजिटिव में N की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो क्या करते हैं आप देखिए, नाइट्रोजन का निकालना है आपको, X मान लिया प्लस हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +1 होती है, तो यहां पे 4 गुणे +1 इज इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 का है, +1 लगा दिया। मैं आपके ये जो समझा रहा हूं इसके ऊपर जितने चार्ज है वो चार्ज आपको यहां रखने हैं, ठीक है, इक्वल में उतने की बराबर रखना है आपको। तो जैसे यहां आपने देखा +1 था तो +1 लगा दिया, इसके ऊपर -2 था तो -2 लगा दिया, कोई चार्ज नहीं था तो 0 लगाते आ रहे थे, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात है। तो चलिए देखते हैं यहां पे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो x यहां मिल जाएगा +4 इक्वल टू +1, x इक्वल टू 1 -4, तो क्या मिल गया वैल्यू आपको, -3। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या बता रहे हैं इनके द्वारा आप चाहे अब कोई भी, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हो, कैसा भी कंपाउंड हो, आप आसानी से अब गेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी। देखिएगा यहां पे जिसमें दिया गया FeCN का होल 6, ऐसे K4FeCN का होल 6, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं आप पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, थर्ड नहीं सेकंड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, या कहीं साइनो भी लिखा रहता है, फेरेट सेकंड। नाम कैसे लिखे जाते हैं इसका रूल भी आपको बताएंगे हम। तो आइए सब चेक करते हैं पहले यहाँ पे, इसका जो लिखना है हमें, पोटेशियम का सभी को पता है कि कितना होता है, +1, जिसका निकालना है उसको यक्स, मतलब इसमें Fe की ज्ञात करनी है आपको, x हो गया +6 क्रॉस -1, साइनाइड का -1 होता है, Cn सभी लोग जानते हैं -1 चार्ज होता है उसके ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज लगा नहीं इसलिए इक्वल 0 रखा आपने। अब देखिए +4 हो गया यहाँ पे, +x ये -6 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू +2, ये होगा आपका मान। तो ऑक्सीकरण संख्या समझ में आ रही है आप सबको कुछ अब, हाँ देख रहे हैं सब लोग ना। तो ये चीजें आपको करनी है खुद से अब, ठीक है। चलिए 2-4 क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जरूर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए देखिए, पहला जो आपका है वो Cr2O7 पर डबल नेगेटिव में क्रोमियम की, दूसरा है आपका C2O4 डबल नेगेटिव में कार्बन की,
इसके बाद आपका है एक मैग्नेट आयन का MnO4 पर डबल नेगेटिव में Mn की। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर कल हम लोगों ने एक कंपाउंड देखा था, उसमें आपने बताया था KMnO4 का, और आप यहां लिख रहे हैं MnO4 पे डबल नेगेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये K2MnO4 का आयन बनाया गया। ये पोटेशियम मैग्नेट का है और ये पोटेशियम पर मैग्नेट का है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये किसका है? मैग्नेट का, और ये किसका है? पर मैग्नेट का। बातें क्लियर हो रही है सबको? चलिए आगे देखिएगा। इसमें SO4 पर डबल नेगेटिव में S की, और AgCN का होल ट्वाइस -1 में Ag की। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसका आंसर जरूर से जरूर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो अब देखिए, तो मैंने आपको ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने का तरीका बता दिया, कैसे आप ज्ञात करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये हमें जानना है। मैंने आपको बताया था पहले कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है। तो आपने ये कहा था रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसंयोजन रसायन कहलाता है। ठीक, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसंयोजन रसायन कहलाता है। अब देखिए, इसमें उपसंयोजन रसायन में जो आपके होते हैं, इनके एक क्वेश्चन जो बनता है, अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लोगों के दिमाग में बनता है कि एक संकर लवण और एक उपसंयोजन यौगिक में, दैट मीन्स एक द्विक लवण जो आपका होता है और एक संकर लवण जो आपके होते हैं, इनमें कैसा डिफरेंस आप दिखा सकते हैं, कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया K4FeCN का होल 6, एक ही दे दिया, और दूसरा आपको दे दिया डबल साल्ट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये मैंने कंपाउंड आपको दे दिया। अब मैंने ये कहा कि ये आपका डबल साल्ट है, और ये मैंने आपसे कहा कि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट मींस कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट में आप विभेद कैसे कर सकते हैं? मैं अगर फिजिकली बात करूं, एक तरह से मैनुअल बात करूं कि कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो पहली चीज तो ये होती है कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मोस्टली वो जो रहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखे जाते हैं। अब कोई ये कह सर कोई तो परफेक्ट रीजन हुआ नहीं, सही है भाई, ये कोई रीजन है नहीं, पर लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मुझे एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना है, ना कि मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो मैंने ये कहा ना कि अधिकांश केसेस में ऐसे मिलेंगे। 100% ट्रू हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये कंपाउंड आपको ऐसे दे दिया जाए भ्रमित करने के लिए, तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? वैसे ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन किसी ने अगर ऐसा कर दिया तो कैसे समझेंगे आप? तो इसका रूल क्या होता है कि अगर मैं इस सबस्टेंस को किसी सस्पेंशन में घोलता हूं, तो होता क्या है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने एक सरल आयन में और एक जटिल आयन में जुड़ते हैं, एक सरल आयन में और एक जटिल आयन में जुड़ते हैं। कौन? कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं। पर जो डबल साल्ट होता है, जब इसे आप डिसॉल्व करते हैं, ये केवल और केवल अपने सिंपल आयन में, दैट मीन्स सरल आयन में ही ब्रेक हो जाता है। मीन्स देखिए, K2SO4 है, ये तुरंत अलग होगा K पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव में। Al2SO4 है, ये भी आपका अलग होता है Al3 पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव में। जल आपका वाष्पित हो जाता है। तो क्या बताया जा रहा है? ये अपने विलयन में क्या करती है? एक सरल आयन और एक जटिल आयन में, जबकि ये क्या होते हैं? अपने सरल आयन में ही वियोजित होते हैं। तो अंतर ये होता है। क्या बताना है आपको कि द्विक लवण और संकर लवण में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि यदि हम द्विक लवण को
किसी विलयन में डिजॉल्व करते हैं और उसका आयन करवा रहे हैं तो उनमें हमें एक सरल आयन और एक जटिल आयन मिलते हैं। जबकि अगर हम द्विक लवण को डिजॉल्व करते हैं तो वो अपूर्णतः घुल जाती हैं और अपने सरल आयन में वियोजित हो जाती है। ये इसका मुख्य अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है कि जैसे उपसासन यौगिक में जो कंपाउंड आपको दिए जाते हैं उसमें उपसात संयोजन मंडल क्या होता है, उनमें आयनिक मंडल क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे धनायन या ऋणायन या सामान्य रूप से कौन कौन से बन सकते हैं, इनकी चर्चा आपको करनी है। और जो इसका मेन फैक्टर है वो है इसका लीगेंड, कि लीगेंड क्या होता है। ठीक, हम इन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप इसमें जैसे अगर आप यहां दिखा रहे हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने ले लिया, सपोज करिए K2 या K लेते हैं KAgCN का होल ट्वाइस, ये मैंने ले लिया। अब आप ये समझिए कि जो इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जितने भी पदार्थ लिखे होंगे, मतलब इसके अगर हम उपसार संयोजन मंडल की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखे होते हैं वही आपका होता है उपसार संयोजन मंडल। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो रहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो रहते हैं वो कहलाते हैं आपके आयनिक मंडल, या उसी को आयन मंडल कहते हैं। आप समझ रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं क्या सर हमेशा कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के पहले ही कोई चीज लगी रहेगी, तो नहीं, उसके बाद भी होगा। आइए चेक करते हैं। देखिए एक अगला एग्जांपल जो आपका होगा वो है Cu H2O का होल 4 SO4। आप देखिए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा कौन सा है, इतना है, ये उपसार संयोजन मंडल है, और ये वाली क्या है आपके आयन मंडल है। मींस जब अगर मैं इसका आयन करवाऊं तो आयन जब करवाऊंगा तो CuH2O का होल 4 पे 2 पॉजिटिव प्लस SO4 पे डबल नेगेटिव, ये है हमारा आयन मंडल और ये है हमारा उपसार संयोजन मंडल। उपसार संयोजन मंडल, बात आपको समझ में आ रही है। यहां आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए जाते हैं उनमें आपके जो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिखे रहेंगे वही आपके कहलाते हैं कौन सा, उपसार संयोजन मंडल, और जो उसके बाहर होंगे वो कहलाएंगे आयन मंडल। ठीक, यहां तक बात समझ में आई आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको क्या बताना आप इसमें, जब ये चीजें आप समझ गए, अब इसमें आता है लीगेंड क्या होता है। क्या पूछा जा रहा है, लीगेंड क्या होता है। ठीक, तो लीगेंड की चर्चा करते हैं। लीगेंड को हिंदी में आप बोलते हैं शालग्नी। क्या बोलते हैं, शालग्नी। अब कोई लगन की बात ना करे, समझ रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन चल रहा वैसे ही। लीगेंड क्यों होता है, अब देखिए उपसार संयोजन यौगिक में, उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को, परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं आप, लीगेंड। आधी बात समझ में कुछ, फिर से सुनिए। उपसार संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़े हुए परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को, परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं आप, लीगेंड कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। देखिए अगर ये चीजें आप यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर ले जाते हैं तो ये श्योर रहिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 4 नंबर एकदम 100% आपके कॉपी में मिलेगा। इससे कहीं भी कुछ तनी भी पॉइंट आपके कम नहीं होंगे, बस समझनी है बातें आपको।
तो मैंने आज आपको जिसमें बताया है लिगेंड के बारे में, मैं लिगेंड्स के टाइप्स बताऊंगा आपको, लिगेंड कौन कौन से प्रकार के होते हैं। लेकिन आज जो मैंने पहले क्वेश्चन दिए हैं इसमें, उस क्वेश्चंस के आंसर यदि हमको मिलते हैं तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। बात समझ रहे सब लोग? तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे हमें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।